हेलो एवरीवन, दिस इज़ फहद। वेलकम टू फहद पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है क्लास 10 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये चैप्टर बहुत लेंदी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये 30-40 मिनट्स में आपको ये पूरा कंप्लीट चैप्टर और अच्छे से बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी की को देख के बुक को चैप्टर को फॉलो करते हुए आपको ये पूरा कंप्लीट चैप्टर समझा दिया जाएगा। और मेक श्योर कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो जो चैप्टर का नाम है जैसे कि द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इसमें बेसिकली हम लोगों को पढ़ना क्या है कि जिस तरीके से एशिया एक कंटिनेंट था, इंडिया एक कंट्री था, उसमें किस तरीके से नेशनल फीलिंग जगा और किस तरीके से इंडिपेंडेंसी आया। तो उस तरीके से यूरोप में भी बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ था, वो किंगडम में बटा हुआ था। और बेसिकली हम लोग फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे और यूरोप के अदर कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से वहाँ पे मोनार्क से जो है डिक्टेटरशिप की तरफ गया, फिर डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ गया। ये पूरा जो फेज़ था, ये फेज़ किस तरीके से कवर हुआ, इसमें क्या क्या इंसिडेंट घटा, कौन कौन डेट में घटा, नेपोलियन बोनापार्ट का क्या रोल था, तो और वर्ल्ड वार के टाइम में किस तरीके से सिचुएशन को मोल्ड हुआ, वो सारा चीज़ इसमें हम लोग देखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से एक बात और बता दें कि ये जो चैप्टर है ये बिहार बोर्ड्स में या फिर अदर बोर्ड्स में भी ये हिस्ट्री में ये चैप्टर है। तो ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर वहाँ पे भी है। तो आप लोग इसको अगर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे या अदर बोर्ड वाले बच्चे भी इसका अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकेंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा काम होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका पहला टॉपिक में आप देखिएगा कि एक पिक्चर है यहाँ पे, ठीक है, इधर देखिए आप। तो ये जो पिक्चर है ना, तो इस पिक्चर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पिक्चर है ये फ्रेडरिक सोरी करके एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने इस पिक्चर को बनाया है। और ये एक इमेजिनेटिव पिक्चर है, ये एक जो हाइपोथेटिकल पिक्चर है। इसका ये रियलिटी उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन उस वक्त के जो आर्टिस्ट थे वो ये पिक्चर के माध्यम से ये बताना चाह रहे थे कि जो जितना भी कंट्रीज़ है जहाँ पे मोनार्क है, जहाँ पे मोनार्क मतलब राजा शासन चल रहा है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं है, जहाँ पे राजा शासन चल रहा है और जहाँ पे किंगडम अलग अलग किंगडम में बटा हुआ है, और वो सारे लोग जो है इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते थे खुद को। और इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, रिपब्लिक लाना चाहते थे। तो वो आप देख सकते हैं जैसे टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट लिए एक खड़ी जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो क्या है, वो एक तरीके से आज़ादी, इंडिपेंडेंसी और फ्रीडम को दिखा रहा है। तो डिफरेंट कंट्री जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, यूएसए है, सारा कंट्री जो है उसके पास से होते हुए गुजर रहा है। और ज़मीन पे आप देखोगे तो डिफरेंट मोनार्क्स है, उसका क्रॉन जो है नीचे की तरफ गिरा हुआ है, और ऊपर जो एंजल है और ये जीसस क्राइस्ट है, वो लोग जो है ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गॉड भी चाहते हैं कि जो डिफरेंट कंट्री है वो नेशन स्टेट के तौर पे डेवलप हो, ना कि मोनार्क के तौर पे। और जो डिफरेंट कंट्री जो के तौर पे, नेशन के तौर पे वो बन के जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से गुजर रही है, यानी कि वहाँ पे जाने के बाद वो लोग एक अपना नेशन स्टेट बन जा रहा है। और इस तरीके से जो है ये इस पूरा पिक्चर ये सिग्निफाई कर रहा है, ये बताना चाह रहा है कि किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ जो है हर कोई चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बने, डेमोक्रेसी आए, डिक्टेटरशिप या मोनार्की वहाँ पे से ख़त्म हो, ठीक है। तो ये पूरा इमेज जो है फ्रेडरिक सोरी द्वारा बनाया गया है और ये एक इमेजिनेटिव पिक्चर था। और ये पिक्चर जब बनाया गया था 1848 में, तो उस वक्त जो है यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तो वो एक इमेजिनेटिव पिक्चर था। और फिर बाद में जा करके जो है जो कंट्रीज़ जो है वो फिर इंडिपेंडेंट नेशन बना, ठीक है। तो ये पिक्चर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस पहले टॉपिक में हम लोग को ये देखना होगा कि जो फ्रेडरिक सोरी साहब ये भी बताना चाह रहे हैं कि जर्मनी जो है वो एक झंडा लिए हुए, ब्लैक कलर का रेड फ्लैग जो है वो दूसरी कंट्री जो है वो दूसरा झंडा लिए हुए है, और ये सारा झंडा जो है फ्लैग लेकर के वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ से क्रॉस कर रहे हैं, वो इसी चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है कि वो लोग फ्रीडम हासिल कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सारे कंट्रीज़ जो है ये धीरे करके इसी मतलब पिक्चर में ये दिखाया गया कि सारे कंट्रीज़ जो है यूरोप के पार्ट बाय पार्ट जो है वो फ्रीडम हासिल कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है।
और नेशन स्टेट का एक कंसेप्ट डेवलप हुआ। तो जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो आप ये जान लो कि जिस तरीके से पूरे यूरोप में धीरे 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 करके जितने भी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हुए, उसमें फ्रांस का बहुत बड़ा जो है रोल था, क्योंकि फ्रांस में ही सबसे पहले रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ मोनार्की ख़त्म करने के लिए, और फिर धीरे 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 करके डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरोप में ये चीज़ फैला, और फिर डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो धीरे धीरे करके जो है इंडिपेंडेंट हुआ और नेशन स्टेट के तौर पे वो डेवलप हुआ। तो फ्रांस के बारे में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोग चैप्टर क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में हम लोग को इसमें थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, तो बेसिकली उस रिवॉल्यूशन से क्या क्या तब्दीली आया था, यानी कि क्या क्या आउटकम निकल करके आया था। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रांस जो है ना 3 स्टेट में बटा था, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। जो थर्ड क्लास था वही मिडिल क्लास था। फर्स्ट क्लास में जो है वो नोबल क्लर्गी लोग थे, फिर सेकंड क्लास में भी कुछ पीजेंट्स लोग थे, फिर उसके बाद जो थर्ड क्लास थे वो मिडिल क्लास के लोग थे। तो इस तरीके से फ्रांस जो है वो एक तरीके से जो है फ्यूडल सिस्टम में को फॉलो करता था, क्योंकि डिफरेंट क्लास को डिफरेंट ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी मिल रहा होता था, ठीक है। और सोसाइटी को कंट्रोल कौन कर रहा होता था? मोनार्क लोग कर रहे होते थे, क्लर्गी लोग, नोबल लोग या चर्च वाले लोग कंट्रोल कर रहे होते थे। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, जब रिवॉल्यूशनरीज लोग आए, तो फिर धीरे धीरे करके ये नेशनल फीलिंग जगा और फिर वो आज़ाद हुआ देश। तो मोनार्की ख़त्म हुआ वहाँ पे। अच्छा, फ्रांस में जो मोनार्की था, वो जो बर्बन डायनेस्टी था, लुई 16 किंग, वो अंतिम राजा था जो कि फ्रांस में मोनार्की ख़त्म होने के टाइम में वो था, ठीक है। तो फ्रांस में जो एक ये फ्रेंच भाषा में कहा गया कि ला पाट्री एंड ली सेटियोन, यानी कि ला पाट्री मतलब कि फ्रांस जो है वो फादरलैंड है उन लोगों का, और ली सेटियोन यानी कि वहाँ के लोग जो है उसके सिटीजन्स हैं, तो वो फादर के तौर पे उनको देखते थे, फादरलैंड के तौर पे, और उससे वो देशभक्ति का भावना जगाना चाहते थे। फ्रांस के एक नेशनल फ्लैग बन करके आया ट्राई कलर का, जो कि वो जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उससे वो उसको रिप्लेस किया गया। फिर जो स्टेट जनरल इलेक्ट किया गया, स्टेट जनरल यानी कि जैसे इंडिया में एमपीज़ होते हैं, एमएलएज होते हैं, उसी तरीके से वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया, नेशनल असेंबली बना, ठीक है। ये सब जो है वहाँ पे चेंजेस आया, आउटकम आया रिवॉल्यूशन के बाद, ठीक है। फिर बहुत सारा जो कस्टम ड्यूटीज़ था वो सबको हटाया गया, जो टैक्सेशन सिस्टम था वो उसको ख़त्म किया गया, ठीक है। जो है फिर वो एक फ्रेंच भाषा को जो है नेशनल भाषा घोषित किया गया। पेरिस जो कैपिटल है वहाँ पे जो नेशन स्टेट मतलब कि वहाँ पे पार्लियामेंट वगैरह जो भी बना, इस तरीके से चीज़ें लेके चली गई, ठीक है। और भी बहुत सारा तब्दीली आया था, जो कि फ्रांस को जो है मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करने की बात कहा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे जैकोबिन क्लब जो है वो डेवलप हुआ। जैकोबिन क्लब क्या था? जैकोबिन क्लब जो है एक पॉलिटिकल पार्टी कह लो, वो था जो कि थर्ड क्लास के लोग, जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो लोग इसके मेंबर्स थे। फिर वो लोग चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे लॉयर हो जाए, चाहे एजुकेशनलिस्ट हो जाए, ये लोग मिलकर जैकोबिन क्लब बनाते हैं। फिर वो लोग पावर में आते हैं, रॉबेस्पियर करके जो थे वो लोग पावर में आते हैं। फिर वो किस तरीके से जो है कंट्रोल लेते हैं पूरे फ्रांस के को, और डेमोक्रेसी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इस पैराग्राफ में बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, जिससे देख लो आप लोग, ये मैप है फ्रांस का, ये यूरोप का उस टाइम का। आगे बढ़ते हैं। फिर जो फ्रेंच आर्मीज़ थे, वे लोग जो है उस वक्त जो वो लोग जो है ना नेशनल फीलिंग को दिखाने के लिए, जगाने के लिए, पूरे यूरोप में जो है नेशनल फीलिंग को समझाने के लिए यहाँ की जो आर्मी थी, फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरोप में वो लोग गए, जैसे बेल्जियम गए, स्विट्ज़रलैंड गए, हॉलैंड गए, और वहाँ पर जा कर के जो है इटली वगैरह में गए, और जाने के बाद जो है वो रिवॉल्यूशनरीज आइडिया को स्प्रेड किए, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, 1799 के टाइम में बात होती है ऐसा कि जो फ्रांस में जो पावर था वो किसी तरीके से जो है नेपोलियन के हाथ में चला गया। नेपोलियन वहाँ पे धीरे धीरे करके जो है एक डिक्टेटर के तौर पे डेवलप कर गया, और वो फ्रांस की जो डेमोक्रेसी था उसको उसने डिस्ट्रॉय करने का काम किया, और वो पूरी तरीके से चीज़ों पे कंट्रोल लेने लगा। और वो ऐसा नहीं कि वो कंट्रोल लिया तो पूरे तरीके से डेमोक्रेसी को तो डिस्ट्रॉय किया ही, और कुछ बहुत सारा अच्छा चीज़ों को उसने इंट्रोड्यूस किया, जिस तरीके जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को बेहतर किया। और उस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की तरफ के तहत उसने क्या किया कि 1804 में जो है उसने नेपोलियनिक कोड लेकर के आया, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि
99 में नेपोलियन आया, फिर 1804 में उसने जो है पावर लेने के बाद 1804 में नेपोलियनिक कोड लेकर के आया। उस नेपोलियनिक कोड के तहत क्या किया कि जो भी लोग जो प्रिविलेज लेते थे बर्थ के बेसिस पे, उसको ख़त्म किया। यानी कि अगर कोई नोबल का बेटा, नोबल क्लास के कोई इंसान है, उसका बेटा है, तो वो पावर में रहेगा ऑटोमेटिक। तो इस चीज़ को ख़त्म किया गया। जो पीजेंट क्लास का बच्चा है, उससे कोई बच्चा है तो वो जो है वो खेती ही करेगा, वो लेबर का काम करेगा। तो इन चीज़ों को ख़त्म किया गया। फ्यूडल सिस्टम को इसको कह सकते हैं कि ख़त्म किया इसने। और फिर जो लॉ जो लेकर के आया, वो लॉ सबके लिए बराबर था। राइट टू प्रॉपर्टी को उसने इंट्रोड्यूस किया। राइट टू प्रॉपर्टी में ये था कि गरीब हो या अमीर हो, जिसको जितना मर्जी चाहे प्रॉपर्टी ले सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था या जो भी ट्रेड था, उस ट्रेड बैरियर को ख़त्म किया गया। ठीक है, नेपोलियन के द्वारा ट्रेड बैरियर को ख़त्म करने में नेपोलियन का बहुत बड़ा हाथ था। यानी कि फिर जोल्वेरिन करके जो एक संगठन है, उसका स्थापना हुआ नेपोलियन के दौरान में ही। कि उसमें क्या था ना कि जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, वो अगर एक जैसे कि पूरे यूरोप जो 31 स्टेट्स में बटा हुआ था, तो वो अगर कोई बंदा इधर से एक स्टेट से जाके कुछ दूसरे स्टेट्स में जाना चाहता है, बीच में 5, 6, 8, 10 स्टेट्स आ रहा है, तो डिफरेंट स्टेट्स का अपना अपना जो है करेंसी हुआ करता था। अब उस करेंसी को वो डील करने के लिए उस करेंसी का वैल्यू डिफरेंट स्टेट्स में अलग होता था। तो अगर कोई ट्रेडर है, अगर वो यहाँ से, जैसे कि इंडिया का एग्जांपल ले लो, कोई ट्रेडर है जैसे कि वो बिहार से लेकर के वो गुजरात जाना चाहता है, और गुजरात जा करके वो ट्रेड करना चाहता है, लेकिन हर जगह का करेंसी का वैल्यू अलग है, वेट एंड मेजर्स का वैल्यू अलग है, तो उसको हर जगह का टैक्सेशन का अमाउंट भी अलग है। तो पहली बात, वो टैक्स देते हुए हर स्टेट्स को पास करते हुए जब गुजरात पहुंचेगा तो इतना टैक्स दे चुका होगा कि वो कमा नहीं पाएगा। और दूसरी बात, जो वेट मेजर सिस्टम है वो भी हर जगह का अलग है, करेंसी का वैल्यू अलग है, तो कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होता था। तो इन सब चीज़ों को, जो ट्रेड बैरियर कह सकते हो, उन चीज़ों को भी ख़त्म करने के लिए जो है नेपोलियन का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ थी उसमें। अब बात करते हैं आगे का। लेकिन जिस तरीके से नेपोलियन कोड का बहुत अच्छा चीज़ें थे उसमें, उसी तरीके से कुछ उसमें बुराइयां भी थी। जैसे कि सेंसरशिप लगा दिया था नेपोलियन ने, अपने टैक्सेशन सिस्टम को उसने इंक्रीज़ कर दिया था, क्योंकि वो टैक्स के ज़रिए चीज़ों को कमाना चाहता था। फिर उसने जो है एक्सप्लोर करना चालू कर दिया, यानी कि जो फ्रांस था, फ्रांस के बाउंड्री को बढ़ाने लगा, और धीरे धीरे करके यूरोप के अदर पार्ट में भी उसने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो और आर्मी को अपने बेहतर तरीके से यूज़ करने लगा, और मतलब ये एक तरीके से पावर जो है वो ज़बरदस्ती इम्पोज करने लगा अगल बगल के टेरिटरीज़ पे। ठीक है, और ये सब चीज़ें थी जो कि नेपोलियनिक कोड के नेगेटिविटी को दिखा रहा था। ठीक है, और सेंसरशिप भी लगा दिया था उसने, कोई भी नेपोलियन के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता था। ठीक है, लेकिन फिर अल्टीमेटली जो है 1815 में जो है 4 कंट्री ने मिलके, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया, ब्रिटेन, ये चारों कंट्री मिल करके जो एक फ़ाइट होता है, जिसमें नेपोलियन जो है हार जाता है 1815 में, जो बैटल ऑफ वाटरलू कहते हैं, वहाँ पे यूरोप के एक पार्ट में। तो वहाँ पे फिर उसका ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से जो है नेपोलियन का जो दौर था वो ख़त्म हो जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बढ़ते हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये जो टॉपिक है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से नेशनल फीलिंग जगा और कौन क्लास था जो कि पूरे यूरोप में नेशनल फीलिंग को डेवलप कर रहा था। तो ये बेसिकली मिडिल क्लास के लोग थे। तो यूरोप पहले क्या था ना कि डिफरेंट किंगडम में बटा हुआ था, जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड अभी जो कंट्री के तौर पे हम लोग देखते हैं, वो ऐसा नहीं था। वो डिफरेंट किंगडम में बटा हुआ था। जैसे कि एक बहुत बड़ा किंगडम था हैम्सबर्ग अम्पायर। तो हैम्सबर्ग अम्पायर जो था वो बहुत बड़े एरिया को रूल कर रहा होता था। और अच्छा, डिफरेंट जो एरिया था, वहाँ के लोग अपने आप को, वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा था, यानी कि डिफरेंट भाषा जाया जाता था। तो नेशन स्टेट का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। और राजा जो हुआ करता था, और या फिर चर्च जो हुआ करता था, या नोबल होता था, वो लोग जो है ना पूरा डिपोस्टिक रूल तरीके से रूल कर रहा होता था। पूरे यूरोप में इस तरीके से चल रहा था चीज़ें। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग भाषा बोला जाता था। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जर्मन बोला जाता था। फिर उसके बाद हंगरी जो एरिया है, वहाँ पे आधा लोग जो है मैगियर करके भाषा है वो बोलते थे। तो इस तरीके से इन ग्लेशिया एक जगह था, वहाँ पे जो है पॉलिश भाषा बोला जाता था। इस तरीके से डिफरेंट एरिया में डिफरेंट भाषा बोला जाता था। तो इस तरीके से वहाँ पे एक डाइवर्सिटी था। इस तरीके से सोसाइटी वहाँ पे बटा हुआ भी था, डिफरेंट क्लासेस था। तो एक एरिस्टोक्रेसी क्लास को इसको बोला गया, जैसे कि नोबेल क्लास के लोग थे, वही लोग एरिस्टोक्रेसी क्लास थे। ये लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे, और इनकी शादी होती थी वो आपस में ही हो जाती थी।
तो इनका जो पॉपुलेशन था बहुत कांस्टेंट था, यानी कि बहुत कम कम ही लोग थे और इन्हीं में इनका पॉपुलेशन था और यही लोग थे जो कि चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते थे। तो और जितना भी बड़े-बड़े प्रॉपर्टी होता था यही लोग होल्ड करते थे और ये लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। लेकिन इसके बाद जो है एक मिडिल क्लास भी इमर्ज हुआ, जो कि मिडिल क्लास जो है बेसिकली पीजेंट्स या फार्मर लोग होते थे और जो उसमें भी जो पढ़ लिख लेते थे, जो एक नया तबका डेवलप करके आया, उसमें से जो थर्ड क्लास था उसमें से जो पढ़ लिख के लोग आए, जो फार्मर से जो बिज़नेस इस्टेब्लिश किए या फिर जो कह लो आप इंडस्ट्रियलिस्ट बने या फिर लॉयर बने या फिर प्रोफेसर बने या फिर टीचिंग लाइन में गए, ये सारे लोग एक तरीके से पढ़े लिखे लोग जो डेवलप हुए, ये लोग थर्ड स्टेट से वो लोग मिडिल क्लास बने, ठीक है। और यही लोग थे जो कि धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट हुआ, इनका माइंडसेट खुला, तो फिर ये लोग जो है नेशनल फीलिंग को जगाने में जो पूरे यूरोप में आगे बढ़े और इन्हीं में से लोग निकल करके जो है रिवॉल्यूशनरीज बने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि लिबरल क्लास कौन थे। लिबरल का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से लिबरल का मतलब ही होता है कि फ्रीडम, आज़ादी, आज़ाद ख्याल के लोग। तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो मिडिल क्लास के लोग थे इसी में से लिबरल फीलिंग जो है वो जगह, इसका मतलब ये था कि वे लोग ये चाहते थे कि इक्वालिटी हो, हर जगह इक्वालिटी हो, इक्वालिटी बिफोर द लॉ हो, यानी कि हर जगह जो है वे लोग इक्वल ट्रीटमेंट मिले, आज़ादी मिले, उनको जो है दबाया नहीं जाए। वो जो ऑटोक्रेसी जो था, पावर था, उसको ख़त्म करने की बात कही गई इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात कही गई इसमें, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन थे जो कि ज़्यादातर फर्स्ट क्लास अवेल करते थे, उन चीज़ों को ख़त्म करने की बात कही गई। तो ये क्लास जो था ये इसी चीज़ को वो प्रमोट कर रहा था, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल सफरेज जो था वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया लिबरल होने के बावजूद भी, क्योंकि वहाँ पे जो वोट देने का जो सिस्टम था वहाँ पे यूरोप में बहुत इंडिपेंडेंट होने के बाद भी वहाँ पे क्या था कि जो वोटिंग सिस्टम था वो जो पढ़े लिखे लोग थे या फिर जो अमीर लोग थे जिनका इनकम ज़्यादा था, और उसमें भी मेन, उन्हीं लोगों को जो है वोट देने की आज़ादी थी। बाकी फीमेल तो वोट दे ही नहीं सकती थी और मेन में भी जो लोग जिनके पास उतनी कमाई नहीं थी वो लोग भी वोट नहीं दे सकते थे। तो ये था जो कि लिबरल होने के बाद भी इन लोगों का माइंडसेट इस तरीके का था। तो मिडिल क्लास के लोग ही थे जो कि लिबरल ख्यालात के लोग थे, ठीक है। तो अच्छा, ये लोग जो थे, ये जो लिबरल क्लास के लोग थे, ये लोग जो है जब नेपोलियन का डेथ हुआ, नेपोलियन के जाने के बाद ये नेपोलियन ने बहुत अच्छा काम किया था, जैसे कि हम लोग नेपोलियन कोड में हम लोग देख चुके हैं, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी था वो भी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन नेपोलियन के जो 39 स्टेट्स नेपोलियन ने बांटा था एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए, ठीक है। तो उसको जो है नेपोलियन के जाने के बाद इसको अनटच रखा गया था, इसको टच नहीं किया गया था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए ये बहुत बेहतर चीज़ था, ठीक है। अच्छा, हम आप लोग को ज़ोल्वेरिन के बारे में जो बताए थे, जो कस्टम्स ड्यूटीज़ के बारे में बताए थे कि ये इस तरीके से चीज़ें को नेपोलियन ने किया था, वो यहाँ पे फिर से उस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो ये बहुत बेहतर चीज़ था जो कि नेपोलियन द्वारा लाया गया था, तो ये चीज़ को थ्रू आउट रखा गया था, ठीक है, कि करेंसीज़ को उसने घटा करके 2 कर दिया था। लेकिन ये जो यहाँ पे एक ज़ोल्वेरिन के बारे में जो बताया गया है, जो कि हम आपको पीछे बता रहे थे, वो जो है 1834 में हुआ था, वो नेपोलियन के टाइम में नहीं हुआ था, ये वहाँ पे गलती हो गई थी। तो वो ज़ोल्वेरिन में क्या था कि जो वेट एंड मेजर सिस्टम था, वो ट्रेड बैरियर्स को हटाने की बात कही गई थी इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये हालांकि इस चीज़ पे नेपोलियन ने भी जोर डाला था, नेपोलियन ने भी ट्रेड बैरियर को हटाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की थी। लेकिन 1834 में अल्टीमेटली जो है ज़ोल्वेरिन का संगठन का ये बनाया गया और इसमें बहुत सारे कंट्रीज इसको अपनाए, ठीक है। प्रूशिया भी इसको ज्वाइन किया और इस तरीके से जर्मन, डिफरेंट कंट्रीज़ जो है इसको अडॉप्ट किया और इसको फॉलो किया, ठीक है। अब बात करते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ये जो न्यू कंजर्वेटिज्म है, ये एक क्लास डेवलप हुआ, बेसिकली ये वही क्लास था जो कि मोनार्की और नोबल क्लास के लोग थे। 1815 में जब वाटरलू की लड़ाई के बाद नेपोलियन का जब हार हुआ, तो ये लोग चाहते थे कि वापस से जो है
फ्रांस जो नेपोलियन के टाइम में एक्सपेंशन हुआ उसको कम किया जाए, उसका वापस से बाउंड्री को रीडिफाइन किया जाए, और जो जो चीज़ फ्रांस ने नेपोलियन के रहते हुए पे कब्जा किया था उन चीज़ों को वापस से उससे ले लिया जाए, और फ्रांस में वापस से जो है बर्बन डायनेस्टी को यानी कि बैठा दिया जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो 4 कंट्री था, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और जो प्रूशिया था, ये चारों मिलकर के जो है ट्रीटी ऑफ वेना साइन करते हैं, और 1815 में ये ट्रीटी ऑफ वेना साइन होता है, जिसमें ये और जो उसमें मीटिंग होता है वो चांसलर जो थे वो ड्यूक मैटरिनिक थे, इनके रहते हुए पे ये बात तय पाया जाता है कि फ्रांस का जो भी पहले जो था वो सारा चीज़ को वापस से लाया जाएगा, यानी कि वहाँ पे मोनार्की लेकर के आया जाएगा, जो फ्यूडल सिस्टम था उसको डेवलप किया जाएगा, जो सेंसरशिप जो था वो जिस तरीके से ये लोग चाहते हैं सेंसरशिप उस तरीके से वापस से रखा जाएगा फ्रांस में, यानी कि डेमोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने की बात कही गई थी, बाउंड्री को रीडिफाइन करने की बात कही गई थी, और इस तरीके से चीज़ें को डेवलप किया गया। अ सीरीज ऑफ स्टेट वेर सेटअप इन जो फ्रांस ने जो जो चीज़ों पे कब्जा किया था उन सब चीज़ों को ले लिया गया दोबारा। ठीक है, और जो है बेल्जियम जो है इंक्लूड कर लिया गया। द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूडेड द बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ एंड जिनोवा वाज एडेड पिडमोंट इन द साउथ, यानी कि जो जैसे कि जिनोवा हो गया, पिडमोंट जो है उसको साउथ में सेटअप कर दिया गया। ठीक है, और कुछ किंगडम को जो है मतलब कि जो फ्रांस का जो बाउंड्री था उस बाउंड्री के आउटर पार्ट पे ये प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ये ब्रिटेन वाले लोग जो है अपना अपना किंगडम को वापस से सेटल डाउन कर देते हैं, ताकि फ्रांस का दोबारा से एक्सपेंशन ना हो। ठीक है, जो पोलैंड वाला एरिया था वो वापस से रशिया को दे दिया जाता है। ठीक है, प्रूशिया को जो है सैक्सोनी जो एक जगह है वहाँ पे वो प्रूशिया के हाथ लग जाता है। तो इस तरीके से जो जो चीज़ नेपोलियन ने कब्जा किया था वो वापस से जो जो किंगडम थे ये लोग, ये रशिया प्रूशिया वाले लोग, इनको वापस से लौटा दिया जाता है, जिससे जो है वहाँ पे ऑटोक्रेसी को वापस से जो है सेटअप कर लिया जाता है। ठीक है, और जो भी प्रेस था, प्रेस पे कंट्रोल था, वो सब वापस से ये लोग अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, जिससे कि एक बेहतर तरीके से कंजर्वेटिज्म जो कंसेप्ट था उसको डेवलप किया जा सके। तो इस तरीके से नेपोलियन के बाद कहानी आगे बढ़ी। फिर अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से ये जो वापस से बर्बन डायनेस्टी को बैठाया गया था, तो इससे भी इसके अब लोग चाहते थे कि इससे भी आज़ादी मिल जाए, लोग चाहते थे कि वापस से जो है डेमोक्रेसी आए। तो ये तो मुमकिन कब होगा, जब रिवॉल्यूशनरीज़ लोग आएंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि रिवॉल्यूशनरीज़ लोग कैसे आए और किस तरीके से वो अपने आइडिया को डेवलप करते हैं, और किस तरीके से जो है वापस से इनके खिलाफ एक जो है इंडिपेंडेंट होने के लिए एक लड़ाई चलती है। तो ये रिवॉल्यूशनरीज लोग कौन थे और कहाँ के थे ये देखते हैं। तो ये जो टॉपिक है द रिवॉल्यूशनरीज, इसमें हम लोग एक रिवॉल्यूशनरीज का नाम आता है ग्यूसेपी मज़नी, ये इटली के थे, और वो चाहते थे ना कि इटली भी जिस तरीके से अलग अलग किंगडम में बटा हुआ था, वो चाहते थे कि इटली को भी वापस से एक यूनिफाई कंट्री के तौर पे डेवलप किया जाए, और जिसके लिए अच्छा वहाँ पे तो पूरे यूरोप में अब तो सेंसरशिप लागू हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे अब वापस से बर्बन डायनेस्टी बैठ चुकी थी आफ्टर 1815 ट्रीटी ऑफ वेना के बाद। तो ये लोग जो है सामने आके काम नहीं कर सकते थे ये लोग, क्योंकि सेंसरशिप लगा हुआ था। ये लोग अंडरग्राउंड होकर के और सीक्रेट सोसाइटी डेवलप करते हैं। गिउसेपी मज़नी जो है वो इटली के थे, वो इटली को यूनिफाई करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इटली अलग अलग किंगडम में बटा रहे, अलग अलग पैचेस में बटा रहे। वो चाहते थे कि गॉड भी ये चाहते हैं, उनका ये कहना था, ये मानना था कि गॉड भी ये चाहते हैं कि ये जो हर कंट्री एक नेशन स्टेट के तौर पे डेवलप हो, ये चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बहुत यंग एज में ही उनको जो है ना एग्ज़ाइल भेज दिया गया था। यानी एग्ज़ाइल मतलब कि उनको अब देश से निकाल के बहुत दूर भेज दिया गया था। तो वो जब वहाँ से वहाँ रहते रहते वो जो है सीक्रेट सोसाइटी डेवलप करते हैं, और उन्होंने सीक्रेट ग्रुप को का गठन किया था, जिसका नाम है यंग इटली इन मार्शलाइज एंड यंग यूरोप इन बर्नी। तो ये दो उनका मेन जो संगठन था जिस पे उन्होंने काम किया, और इसमें बहुत सारे इन्हीं के ख्यालात वाले लोग जुड़ते चले गए, और इटली को यूनिफाई करने के लिए इन्होंने बहुत बेसिक तरीके से और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए इटली को लिबर्टी दिलाने में और यूनिफाई करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, इस तरीके से जो है अच्छा मेटरनिक जो एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, उनको ये कहना था कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर, यानी कि सोसाइटी में जो सोशल ऑर्डर है जो बटा हुआ है उसके लिए ये बहुत
मतलब पॉजिटिव सेंस में इन्होंने ये कहा कि ये सोसाइटी में जो जो डिसऑर्डर है, सोसाइटी में जो बटाव है, उसको उसके लिए मतलब इनिमी है, यानी कि उसको ख़त्म करने के लिए वो एक सशक्त इंसान है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से रिवॉल्यूशनरीज का अगर जिक्र होगा इस टॉपिक में, तो आप जो है गिसेपी मजनी साहब का नाम लेंगे और उनका जो ग्रुप बनाया गया था उसके बारे में जिक्र करेंगे और उनके बारे में आप कहेंगे। ठीक है, चलो तो अब आगे जो टॉपिक है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे है कि यह हमारा थर्ड टॉपिक है, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। तो जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि लिबरल नेशनलिज्म के फीलिंग लोगों के अंदर जागने लगी थी। वो फीलिंग किसने जगाई थी? मिडिल क्लास वाले लोग ने जगाई थी। मिडिल क्लास वाले लोग कौन? जो एजुकेटेड क्लास थे, मिडिल क्लास वाले लोग, जो टीचर्स, डॉक्टर्स, ये लोग थे। ये जो एक क्लास इमर्ज हुई थी, ये लिबरल नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर जगाई थी। यानी कि एक तो फ्री होना और एक अपना नेशन बनाना, अपने देश के लिए प्यार करना और देश को एक अलग देश बना लेना। ठीक है, इसका अपना एक अलग कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपना ट्रेडिशन हो। तो ये लिबरल नेशनलिज्म था। तो 1830 से 1848 के अंदर दो आइडियाज़ निकल के आए, एक लिबरल नेशनलिज्म और लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। तो ये जो जितने भी कंट्रीज थी उन्होंने ये सोचा कि ये जो लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया है उसको हर जगह स्प्रेड करेंगे और ये इटली, जर्मन स्टेट्स में, आयरलैंड में, पोलैंड में, हर जगह ये स्प्रेड होने लगा। और एडुकेटेड मिडिल क्लास से ये लोग इसको स्प्रेड करने लगे। तो ये जो लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुआ था, जिसमें नेपोलियन की डिफीट हुई थी और इसके बाद नेपोलियन ने बहुत सारे स्टेट्स को कॉन्कर करा था। ठीक है, और बर्बन डायनेस्टी के लुइस 16 को जो हटाया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, और उसके बाद क्या हुआ था, फिर से उसके बर्बन डायनेस्टी का रूल आ गया था। तो 1830 के अंदर जो है हम लोग को दो रिवॉल्यूशन याद रखना है, एक जुलाई रिवॉल्यूशन, एक ग्रीक रिवॉल्यूशन। तो जुलाई रिवॉल्यूशन शुरू होता है फ्रांस के अंदर। तो जुलाई रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि जो बर्बन किंग था उसको ओवरथ्रो कर दिया गया था। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि बहुत सारे नेशनल स्ट्रगल हुआ था, वो आपको याद रखना है। और जो कि ट्रीटी ऑफ वेना जो है उसको हटा दिया जाता है वापस से, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क वापस से वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया था। यानी कि राजा का राज तो रहेगा, लेकिन राजा जो भी करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेगा। और हेड किसको बना दिया गया था? लुइस फिलिपे को उसका हेड बना दिया गया था। और जो रिवॉल्यूशन उसके बाद जो हुआ था, जब जैसे कि फ्रांस में जब भी होता है, जैसे बोला गया कि फ्रांस स्नीजेस ऑल द यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस ऑल द यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि अगर कोई भी रिवॉल्यूशन एक्टिविटी फ्रांस में होता है तो वो पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाता है यूरोप में और उसका पूरा इफेक्ट होने लगता है पूरे के पूरे यूरोप में, और फिर सारे लोग उससे प्रोवोक होकर वैसा स्ट्रगल करने लगते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रगल जो हुआ था वो ब्रुसेल्स के अंदर हुआ था। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम का कैपिटल है, आपने सिविक्स में क्लास पावर शेयरिंग चैप्टर में एक बार पढ़ा होगा, तो उसमें ये चीज़ बताई गई है। तो ब्रुसेल्स जो था वो बेल्जियम का कैपिटल था। वहाँ पे रिवॉल्यूशन स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि उन्हें अलग होना था। ठीक है, उन्हें अलग होना था। किससे अलग होना था? यूके यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से उन लोगों को अलग होना था। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है। तो क्योंकि पहले क्या होता, अलग अलग एम्पायर होता था, कोई नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था, तो वहाँ से वो लोगों को, ब्रुसेल्स को, उनसे अलग होना था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, काफ़ी रिवॉल्यूशन हुआ और अल्टीमेटली बेल्जियम जो है वो ब्रोक अवे हो जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। तो ये 1830 के रिवॉल्यूशन में हुआ। ठीक है, तो ये जुलाई रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब 1830 में एक और रिवॉल्यूशन हुआ था जिसका नाम था ग्रीक रिवॉल्यूशन। तो आपके बुक में ये जो पूरा मैप दे रखा है पीछे 2-3 पेज पहले, उसमें पूरा दिखाया हुआ है कि किस तरीके से यूरोप के अंदर कैसे कैसे एम्पायर्स थे। जैसे ऑटोमन एम्पायर थे, ऑटोमन टर्की एम्पायर थे, वो बहुत बड़ा एम्पायर था, जिसमें अभी प्रेजेंट डे के टर्की, ग्रीक अदर कंट्रीज़ जो अभी के टाइम में है, वो लोग उस वक्त ऑटोमन एम्पायर में आते थे। अब जब सब लोग आज़ादी मांग रहे थे तो ऑटोमन वाले को भी लगा कि हमें भी आज़ाद कर दो, उस कंट्री जो लोग वहाँ पे आते थे। ये 1821 में स्टार्ट हुआ, वहाँ स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। और इस स्ट्रगल को जो ऑटोमन के लोग थे वो लोग इतने पावरफुल नहीं थे कि वो स्ट्रगल सक्सेस पा ले। तो उनको हेल्प करने के लिए वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थे, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, वो लोग जाके मदद की। वो लोग अपना फ़ायदा के लिए भी आए थे। और बहुत सारे पोएट, आर्टिस्ट थे, वो लोग भी ऑटोमन एम्पायर को फ्री होने में ये लोग का भी हेल्प मिला। और 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुआ। ठीक है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल
ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इसका नाम इसलिए रखा गया कि ग्रीक में एक जगह है जिसका जगह ना का नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल, तो उसके उस जगह पे हुआ, तो इसलिए इस वजह से इसका नाम जो है 1832 में ग्रीक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से ये था। और 1832 में अल्टीमेटली ग्रीक जो है इंडिपेंडेंट नेशन वहाँ से कट के अलग हो जाता है, और जिसको हम लोग आज के टाइम में ग्रीस बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीक रिवॉल्यूशन में हम लोग यही बात पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग ये दो रिवॉल्यूशन समझ में आ गया, जुलाई रिवॉल्यूशन और ग्रीक रिवॉल्यूशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या है, ये है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो ये जो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग है, इसमें हम लोग कोई ये अलग रोमांस नहीं पढ़ेंगे जो हम लोग फिल्म टीवीज़ में देखते हैं, वो नहीं है। इसमें देश के लिए जो नेशनलिज्म है, देश के लिए जो फीलिंग है, रोमांटिज्म है, इसको जगाने ये इसके लिए हम लोग ये टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। ये नेशनल फीलिंग कैसे जगी, क्या ये वॉर और ट्रीटीज से साइन करके जगी, क्या बाउंड्रीज के लिए लड़ के जगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो नेशनल फीलिंग जगी, ये बिल्कुल जगी वो कल्चर और इमोशन को जब साथ जोड़ा गया, तो उसके वजह से ऐसा उसकी वजह से जगह। जैसे कि हम लोग अपने कल्चर को अपने साथ जोड़ते हैं तो हम उससे इमोशनली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो हर एक हिंदू, जैसे कि पंजाबी जो है, बिहारी जो है, वो सारे लोग अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से जुड़े होते हैं। वो अपने कल्चर और कल्चर से वो लोग इतना जुड़े होते हैं कि वो खड़े हो जाएंगे लड़ाई करने को अगर कोई कल्चर पे आ जाए, ठीक है। तो इस बात को जगा करके जो है, कल्चर को बीच में ला करके, लोगों के अंदर ला करके जो है नेशनल फीलिंग को जगाया गया। तो रोमांटिज्म मतलब क्या होता है कि कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप मूवमेंट, कल्चर को यूज़ करके बेसिकली जो है लोगों के दिल में जो है नेशनल फीलिंग जगाना, ये रोमांटिज्म हो गया, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बस एक ही चीज़ याद रखना है, जैसे कि जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था जॉहन गॉटफ्रायर। जॉहन गॉटफ्रायर जो थे वो बहुत सारा काम किए थे रोमांटिज्म जगाने के लिए, जो रोमांटिज्म बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए इन्होंने। ये कैसे किए, जैसे कि फोक सॉन्ग गाए, बहुत सारे कल्चर को प्रमोट किया गया इस फोक सॉन्ग के थ्रू, ठीक है। वो जहाँ पे भी जाते थे, जैसे कि जर्मनी जाते थे वहाँ के फोक सॉन्ग गाते थे, इटली गए तो वहाँ के फोक सॉन्ग गाते थे, फ्रांस गए वहाँ के फोक सॉन्ग गाते थे, जिससे वहाँ के लोग उससे अटैचमेंट होता था और वो देशभक्ति वाले फीलिंग वहाँ पे जग जाता था, ठीक है। जैसे कि इंडिया में अगर पंजाबी गाना जगेगा तो पंजाबी लोग कितना खुश हो जाते हैं अगर कहीं, तो इस तरीके से जो है वो कल्चर को जगाने के लिए जो है जॉन गॉटफ्रायर ने जो है इस तरीके से कल्चर को, रोमांटिज्म को जगाया, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी, ठीक है। जो नेक्स्ट आपको याद रखना है वो है, तो हाँ, तो इसी तरीके से जो है कोई भी जो लैंग्वेज होता है वो कल्चर जो होता है वो बहुत बेहतर तरीके से लोगों के रोमांटिज्म को जगाने में काम आता है, ठीक है। तो जॉन गॉटफ्रायर ने इस तरीके से जो है लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग को जगाया, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो केस है वो है पोलैंड का केस है, ठीक है। तो पोलैंड जो है, पोलैंड के बारे में हम लोग जैसे आपको पता है ट्रीटी ऑफ वियना में 4 जो ग्रेट पावर्स थे, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये जो 4 नेशन थे, आपको पता है कि रशिया को जो है पोलैंड मिल जाता है, ठीक है। तो 1818 में जो पोलैंड का राज होता है वो रशिया को मिल जाता है, और रशिया क्या करता है, पोलैंड के अंदर से सारे पोलिश लैंग्वेज जो वहाँ बोला जाता है उसको हटा देता है, ठीक है, रिमूव कर देता है। और आफ्टर वहाँ पे फिर रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर देता है, स्कूल में, ऑफिस में, हर जगह रशियन लैंग्वेज को जो है वो लगा देता है। अब आप सोचो कि आप हिंदी बोलते हो जब से पैदा हुए हो, और आपको कोई बोले हिंदी की जगह फ्रेंच बोलो, तो आप किस तरीके से आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे। तो इसी तरीके से पॉलिश वाले लोग ने के साथ ऐसा ही हुआ। 1831 में पोलैंड वाले लोग जो है एक स्ट्रगल शुरू करते हैं अगेंस्ट दिस रशिया के रशियन पावर के खिलाफ, ठीक है। और फिर ये जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, लेकिन हर जगह, जैसे आप जानते हैं कि स्ट्रगल जो है हर जगह सक्सेसफुल हुआ, कहीं नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे इनके आवाज़ को दबा दिया गया, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री थी, वहाँ की पावर जो था वो सुपर पावर थी उस वक्त भी, तो उसके खिलाफ लड़ना उनके लिए आसान बात नहीं था, वो पॉसिबल नहीं था, ठीक है। उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और रशिया में जो नेशनल स्ट्रगल हो रहा था, वहाँ पे बहुत सारे क्लर्क्स थे, क्लर्की लोग टाइप के लोग थे, वो लोग जो चर्चेज़ वाले लोग थे, उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी उनके खिलाफ। तो वो जितने भी बिशप्स होते थे, पादरी होते थे, उनको उठा करके जो है साइबेरिया में बंद कर दिया जाता, साइबेरिया में, जेल में। साइबेरिया क्या है, रशिया का बहुत ठंडा इलाका है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है माइनस में, तो वहाँ पे लोगों को डाल दिया जाता था, ठीक है। जो काला पानी का सज़ा कहते हैं उसी तरीके का था, ठीक है। और वो लोग डर जाते थे बहुत सारे लोग, फिर वो
अपना स्ट्रगल को रोक देते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ये देख सकते हो कि लैंग्वेज किस तरीके से जो है नेशनल फीलिंग जगाने का काम किया, लैंग्वेज भी जो है नेशनल फीलिंग जगाने का जो है काम किया, कि ठीक है, ये याद रखना आप लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि हम लोग देखेंगे तो 1830 के अंदर जो है बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाती है वहाँ पूरे यूरोप के अंदर, ठीक है। तो क्यों ये होता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी एंड लोगों के पास जॉब्स नहीं थे, और इसलिए जो है रूरल एरिया से लोग जो है अर्बन एरिया में जो है माइग्रेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। जो गाँव वाले लोग थे वो अर्बन एरियाज़ में जाने लगे, क्योंकि उन्हें मन लगा कि वहाँ पे शायद काम मिल जाए और वहाँ पे उनके रोजी रोटी चल जाए। और दूसरा प्रॉब्लम क्या था, क्योंकि जो फैक्ट्री प्रोडक्ट बनने लगा, तो जो फैक्ट्री मशीन्स में बनने लगे, जो प्रोडक्शन होने लगा, जिसकी वजह से वो सस्ता बिकने लगे थे, और हैंडमेड चीज़ें के दाम बहुत जो है वो बिक्री बिल्कुल कम हो गया था और नहीं के बराबर हो गया था, और इसकी वजह से वो लोग बेरोज़गार हो गए थे। अब जिसके वजह से जो फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स थे वो चीज़ बहुत सस्ते थे, वो एज़ कम्पेयर टू द मैन मेड गुड्स बहुत सस्ते थे, तो जिसके वजह से जॉब चली गई। और ठीक है, 1848 में बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज होने लगी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जो पेरिस था वो वहाँ के सारे लोग जो है रोड पे चले आते हैं, ठीक है, और वो पेरिस में बुरा हाल हो जाता है। अब पेरिस की जिम्मेदारी किसको दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लुइस 16 को, ठीक है, तो सॉरी लुइस फिलिपी को। तो लुइस फिलिपी को लोग जो है वहाँ से हटा देते हैं, बोलते हैं कि आप तो ये जिम्मेदारी कर नहीं पा रहे हो, और फिर बहुत सारी चेंजेस जो है वो लुइस फिलिप को हटाने के बाद होता है, ठीक है। जिस तरीके से अब जो पेरिस की जो बुरा हाल हो गया था, अब आपको पता है कि पेरिस जैसे कि लुइस फिलिप को वहाँ से वहाँ के लोग जो है लुइस फिलिप को हटा देते हैं, क्योंकि वो संभाल नहीं पा रहा था वहाँ का सिचुएशन को। लुइस फिलिप को लोग हटा देते हैं, और फिर उसके बाद बहुत सारे चेंजेस लेकर के आते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक तो राइट टू वोट दे देते हैं सबको, क्योंकि पहले क्या था, अबव 21 एज के लोग थे, अब जो है वो चीज़ हटा दिया गया था, और क्योंकि प्रॉपर्टी वाले लोगों को ही वोट देने का आधार था, तो वो सब चीज़ ख़त्म कर दिया गया। अब राइट टू वोट जो है अब सबको था, ठीक है। अब और राइट टू वर्क भी लेकर के आए थे वहाँ पे लोग, यानी कि हर एक के पास जो है काम होना चाहिए ताकि वो रोटी खा सके, ठीक है। उनके पास अपना कुछ सिस्टम होना चाहिए, अपना काम करने लायक होने चाहिए, ठीक है। तो ये चेंजेस लेकर के आए फ्रांस में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या बताया गया है कि 1845 में एक रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, वीवर रिवॉल्यूशन हुआ। जो वीवर कौन होता है, जो हाथ से कपड़ा सिलते हैं, ठीक है, उनको वीवर्स कहते हैं। तो वीवर्स ने रिवॉल्यूशन करा, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्टर था, उनके जो वेजेस थे, उनके वेजेस को बहुत कम कर दिया गया था, ठीक है। तो वो लोग क्या करते, वो लोग एक रिवॉल्यूशन किए, क्योंकि उनके वेजेस बहुत कम कर दिए गए थे उनके कॉन्ट्रैक्टर। तो ये 4 जून 1845 को ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ वीवर्स के द्वारा। ये लोग रिवॉल्यूशन किए, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या किया, जब वीवर रिवॉल्यूशन किया, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या किया, अपने फैमिली को लेकर के वो लोग भाग जाते डर के, ठीक है। और जो वीवर्स थे वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उनके ऊपर उनके ऊपर तो वो लोग जब भाग जाते हैं, तो वीवर्स के ऊपर जो है मिलिट्री के द्वारा जो है हमला होता है, और मिलिट्री के द्वारा के हमले की वजह से उनके 11 वीवर्स जो है वो मर जाते हैं, पूरा वायलेंट हो जाता है सिचुएशन। तो वहाँ पे रिवॉल्ट जो है ख़त्म हो जाता है, वीवर्स जो है बेचारे डर जाते हैं, और फिर वो हार्डशिप, हंगर जो है इसी तरीके से सिचुएशन आया। और ये सारे इस टॉपिक में यही सारी चीज़ें घटा, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो है चीज़ें अब आगे बढ़ती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल। तो द रिवॉल्ट ऑफ द मिडिल क्लास क्या था, हाँ, द रिवॉल्ट ऑफ द लिबरल्स। तो इसमें हम लोग इसमें हम इटली जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। एक सेकेंड, इसमें हम लोग जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे कि होल ऑफ द ये क्या था, एक सेकेंड। तो इस टॉपिक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द एज ऑफ लिबरल्स,
ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ लिबरल्स, ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल। इसमें हम लोग जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से मिडिल क्लास चाहते थे कि नेशन स्टेट बन जाए, जिनका अपना कल्चर हो, अपना लैंग्वेज हो, अपना एक तरीके का सिस्टम हो, ठीक है। और वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम लोग चाहते थे, ठीक है। वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का बनाने का हक होना चाहिए, ठीक है, सेंसरशिप जो है वो हट जाए, इस तरीके की चीज़ें चाहते थे वहाँ के लोग, ठीक है, मिडिल क्लास के लोग। तो ये डिमांड्स थे। तो जर्मन में एक पॉलिटिकल एसोसिएशन जो भी था वो सब मिडिल क्लास के द्वारा बनाया गया था। तो मिडिल क्लास वाले लोग सोचे कि अब जो इलेक्शन होगा उसमें हम वोट देंगे, उसमें ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को हम लोग वोट देंगे, ठीक है। मिडिल क्लास के लोग ऐसा सोचे, ठीक है। 1848 में 18 मई को रिजल्ट आता है, और जब रिजल्ट आता है तो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। और जर्मन नेशनल असेंबली जब जीतती है तो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाते हैं? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑफ सेंट पॉल चर्च के अंदर थी, ठीक है। वहाँ वो लोग जाते हैं, और वहाँ पे वो लोग जाके क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोग ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें जो हेड रहेगा वो मोनार्की रहेगा, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को लेकर चलेगा। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने का वहाँ पे लोग सोचे, और वहाँ पे वो लोग मोनार्क को ऑफर करते हैं कि तुम मोनार्की बन जाओ और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलेगा। तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो था वो वहाँ का किंग था, वो उसने मना कर दिया। वो कहाँ का था? प्रूशिया का किंग था। उसने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं बनना है, क्योंकि वो बाकी मोनार्क के साथ बैठ जाता है और वो नेशनल असेंबली का विरोध करता था, इसलिए, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि पार्लियामेंट जो बना था वहाँ पे नेशनल असेंबली में वो मिडिल क्लास डोमिनेंट थे, ठीक है। अब वो मिडिल क्लास क्या करना शुरू किया? सबसे बड़ी गलती जो थी वो लगभग जो गरीब थे, यानी कि मतलब फार्मर्स लोग थे, जो नीचे तबके के लोग थे, थर्ड स्टेट के लोग थे, उसको जो है उन्होंने जो है मिडिल क्लास वाले लोग उनके डिमांड को सप्रेस करने लगा। अब जो फार्मर जो सपोर्ट कर रहे थे उन्हीं के डिमांड को वो लोग जो है मिडिल क्लास वाले इसको सप्रेस करने लग गए। तो ये जो फार्मर्स थे, ये जो वर्किंग क्लास थे, उन्होंने अपना सपोर्ट जो है मिडिल क्लास से वापस ले लिया। तो जैसे ही सपोर्ट उन्होंने वापस लिया तो वैसे ही पार्लियामेंट जो है डगमगा गई, और वहाँ पे फिर ट्रूप्स की एंट्री होती है। ट्रूप्स यानी कि मोनार्क वाले लोग अपना आर्मी को, अपने सोल्जर्स को भेजते हैं, और फिर 1848 में जो है वहाँ पे नेशनल असेंबली को बंद कर दिया जाता है, और वहाँ पे वापस से मोनार्की सिस्टम लागू हो जाता है, ठीक है। ये जो नेशनल असेंबली बनाने की जो मुहिम थी वो बिल्कुल फेलियर हो जाती है, ठीक है। तो 1848 में ऑटोक्रेटिक मोनार्की आ जाती है फिर से जर्मनी में, ठीक है, ठीक है। तो ये था, ये जो मोनार्की थी, इसमें मोनार्की को समझ में आ जाता है कि अगर वो लोग अपने पुराने सिस्टम को वापस से अप्लाई करेंगे, मतलब इक्वालिटी नहीं देंगे, लोगों के भलाई का काम नहीं करेंगे, तो लोगों के अंदर फिर से रिवॉल्यूशन का भावना जग जाएगा। तो वो मोनार्क्स ने क्या किया? बहुत सारे चेंजेस को लेकर के आया, क्या जैसे कि सर्वडम को उसने हटाया, सर्वडम मतलब ज़बरदस्ती काम करने वाला जो सिस्टम था उसको हटाया, ठीक है। वो ठीक इस तरीके से किया। बॉन्डेज लेबर को उन्होंने ख़त्म किया, क्योंकि पता था बॉन्डेज लेबर भी ख़राब चीज़ है। और जो है क्या किया उन्होंने, ठीक है। और हाँ, तो हाँ, एंड हैम्बर्ग रूलर जो थे, जो हंगरी स्टेट जो थी, उसको वहाँ पे ऑटोनॉमी दे दिया गया 1867 में, ठीक है। हंगेरियन पीपल को उनको ऑटोनॉमी दे दिया गया, उनको अपना इस जगह दे दिया गया, तो आप लोग जो चाहो वो कर सकते हो। इस तरीके से जो है लोगों के अंदर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई ऑटोमन एम्पायर द्वारा, ये मोनार्क द्वारा, ठीक है, ठीक है। अब जाकर के जो है 1848 में जो है ये जो चेंजेस आए, तो इससे थोड़ा सा लोग जो है चेंजेस आए, इससे मोनार्क जो है थोड़ा बैकफुट पे था, और इसके हिसाब से वो लोग चेंजेस किए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो जर्मनी के बारे में आपको पता है कि फिर वहाँ से मोनार्की आ गया था। तो क्या लगता है कि मिडिल क्लास चुपचाप बैठेंगे? नहीं, मिडिल क्लास चुपचाप नहीं बैठेंगे। मिडिल क्लास वाले ने किसका सपोर्ट लिया? उन्होंने एक सपोर्ट लिया जंकर्स ऑफ पर्शिया एंड जंकर्स, यानी कि उन्होंने सपोर्ट किससे लिया? वो जंकर्स ऑफ पर्शिया एंड ओनर्स, यानी कि बिग जो ओनर्स थे पर्शिया के, उनसे उन्होंने मिडिल क्लास वाले लोग ने सपोर्ट लिया, ठीक है। पहले वो वर्किंग क्लास का सपोर्ट लिया था, अब वो तो सपोर्ट छीन चुके थे, तो अब जंकर्स ऑफ पर्शिया और ओनर्स का सपोर्ट ले लेंगे। जंकर्स ऑफ पर्शिया और ओनर्स कौन थे? बड़े बड़े लोग थे जो कि चीज़ों को होल्ड करते थे, ठीक है। तो अपना हेड किसको बनाया? ऑटोमन बिस्मार्क, जो कि एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, ठीक है। तो इसको उन्होंने नेता चुना, ठीक है। और वहाँ से फिर लड़ाई शुरू होती है। आर्मी ऑफ प्रूशिया और ब्यूरोक्रेसी, जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो लोग मिल करके जो है ऑटोक्रेसी से लड़ाई चलती है, और मोनार्क से वो 7 साल तक ये लड़ाई चलती है। और किसके साथ लड़ाई होती है? वो लड़ाई होती है, ये जो लड़ाई होती है वो 7 साल चलती है, और ये लड़ाई जो है, इसमें 3 लड़ाई होती है। ये लड़ाई होती है जर्मनी की ऑस्ट्रिया के साथ, जर्मनी के डेनमार्क के साथ, जर्मनी के फ्रांस के साथ लड़ाई होती है, ठीक है। और ये जब लड़ाई खत्म होती है तो पर्शिया जो थी वो जीत जाती है, ठीक है। और जनवरी 1871 में पर्शिया के जो किंग विलियम वन थे, वो जर्मन के एम्पेरर घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। जर्मन किंग बन जाते हैं, और वो सेरेमनी अटेंड करते हैं, और वो जश्न मनाते हैं वो जश्न मनाते हैं, वो हाँ,
और वो इस तरीके से अपनी वो सेरेमनी अटेंड करके वो जश्न मनाते हैं एट द पैलेस ऑफ वर्साइलीज में, ठीक है। और जर्मनी का किंग बन जाता है विलियम वन, ठीक है, ये याद रखो। फिर उसके बाद क्या होता है, जर्मनी को उसके बाद एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है। और ये जो मोनार्की था वो बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करती है, वो करेंसी को मॉडर्न करती है, बैंकिंग सिस्टम को बढ़ाया, ठीक है, लीगल जुडिशियल सिस्टम को लीगलाइज किया गया, जुडिशरी को बढ़ाया गया, ठीक है, किंग विलियम वन द्वारा ये सब काम किया गया, ठीक है। तो आप खुद ठीक है, आपको ठीक है, तो पहले क्या होता था, जैसे कि आप देख लो पहले के टाइम में क्या होता था, ये जो अंपायर्स हुआ करते थे, जैसे कि आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा कहाँ से जर्मनी आ गया, कहाँ से प्रूशिया जो है आ गया। तो देखो पहले क्या होता था, पहले के टाइम में जो अंपायर्स होते थे, कोई नेशन स्टेट नहीं थी, ये सारा जो स्ट्रगल था, हाँ, तो जैसे कि प्रूशिया जो अलग हो गया, प्रूशिया जो था वो जर्मन के लोगों को जो है वो हेल्प करता है, जर्मन के लोगों को, वो जर्मनी को एक तरीके से एम्पायर बनाने में प्रूशिया के लोग जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जर्मन के किंग विलियम का रूल लग जाता है, जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटोमन बिस्मार्क, इनका भी कोई ना कोई रोल होता है, तो जर्मनी जो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। तो ठीक है, ये चीज़ था। तो मेकिंग ऑफ जर्मनी में हम लोग ये पढ़ा कि कैसे नेशनल असेंबली बनी, नेशनल असेंबली हट गई, उसके बाद मोनार्की आया, फिर मिडिल क्लास ने जर्मनी जंकर्स और ओनर्स का हेल्प लेकर के जो है किस तरीके से जो है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से लड़ाई करके जो है लड़ाई करके जीत हासिल की और जर्मनी को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना लिया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये था, ये हम लोग ने इस टॉपिक में पढ़ा है। तो जैसे अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है इटली का यूनिफिकेशन, ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जिस तरीके से जर्मनी एक बड़ा अंपायर में बटा, बहुत बड़ा अंपायर था जिसमें जर्मनी में किस तरीके से वो इंडिपेंडेंट हुआ, इसी तरीके से इटली भी एक बहुत बड़ा अंपायर था, और जिसमें बहुत सारे इस इटालियन स्पीकिंग लोग थे, वो बहुत कम थे, और वो भी डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड थे। तो ऐसा क्या होता है कि इटली का यूनिफिकेशन होता है, और इसका कहानी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखो 19th सेंचुरी के अंदर जो इटली था वो 7 हिस्सों में बटा हुआ था, एंड जो उसका एक ही हिस्सा था जो कि वहाँ पे इटालियन रूलर का जो है वहाँ पे चलता था, यानी कि इटली वाले रूल करते थे, जिसका नाम था सर्डिना पिडमोन नाम था उस जगह का, ठीक है। जैसे कि आप इटली जो था वो 7 स्टेट में बटा हुआ था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो अलग अलग टाइप के जो डाइवर्सिटी के लोग वहाँ रहते थे। जैसे कि नॉर्थ का रीजन था, वहाँ पे ऑस्ट्रिया हाउसबर्ग का रूल था। जो साउथ का जो रीजन था उसके अंदर बर्बन किंग ऑफ स्पेनिश रूल करते थे, ठीक है। एक तरफ ऑस्ट्रिया लोग थे ऊपर में, और नीचे में जो है ऊपर ऑस्ट्रियन लोग थे, और नीचे में जो थे बर्बन किंग जो थे वो लोग राज करते थे, यानी कि नीचे में स्पेनिश लोग थे, और बीच में जो रोल था वो पोप लोगों का रोल था। तो आप देख सकते हो कि कितना डाइवर्सिटी था इसमें। तो 1830 में आपको जैसे पता होगा, याद होगा कि गिउसेपी मज़नी का नाम याद होगा आपको, कि गिउसेपी मज़नी ने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी यंग इटली। किस लिए बनाया था उन्होंने ये बनाया था इटली को यूनिफाई करने के लिए, ठीक है। तो वो फेल हो जाता है, लेकिन ठीक है, उसके बाद एक और लीडर उभर करके आते हैं जो कि एक चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के, जिनका नाम था कैवोर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर कैवोर। वो यूनिफाई करते हैं इटली को, बहुत मेहनत करते हैं, उनका साथ देते हैं गिउसेपी गारिबाल्डी, ठीक है। फिर गिउसेपी गारिबाल्डी जो है वो उनका हेल्प करते हैं, और उनके साथ एक और जो हेल्प करते हैं वहाँ के पीजेंट्स थे, वो वहाँ उनका हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी कि कैवोर, गिउसेपी गारिबाल्डी और पीजेंट, ये तीनों मिल करके जो है मूवमेंट लॉन्च करते हैं इटली को यूनिफाई करने के लिए। 1859 में सर्डिना पिडमोंट और कैवोर जो थे ही, वो उन्होंने जो किसको डिफीट किया, ऑस्ट्रियन हैम्बर्ग वाले को डिफीट कर दिया, अकेले डिफीट कर दिया, ठीक है। ये जो पीजेंट्स थे 1859 तक वो ज्वाइन नहीं किए थे पीजेंट्स, और 1859 के बाद जो है उन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। और साउथ में क्या होता है, और ठीक है, ये तो नॉर्थ का कहानी है, और साउथ में क्या होता है, साउथ में क्या देखेंगे कि जब साउथ में लोगों को हराना था, तो उस टाइम 1860 की बात है, गैरिबाल्डी के साथ जो है पीजेंट्स लोग आते हैं, और वो लोग जो है साउथ में ये स्पेनिश बर्बन को हराते हैं, ठीक है। और वो ये जब हारते हैं स्पेनिश बर्बन वाले लोग, तो फिर उसके बाद जो है इस तरीके से इटली जो है वो 1861 के अंदर वो यूनाइट हो जाता है। और जब इटली यूनाइट होता है तो विक्टर इमैनुअल II को जो वहाँ के किंग घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इटली जो है वो यूनिफाई हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे अच्छा, इसमें एक बात और कही गई है कि ला टालिया करके जो बोला जाता था विक्टर इमैनुअल II, और उस टाइम पे तो वहाँ पे बहुत अनपढ़ लोगों की भी आबादी बहुत ज़्यादा थी, तो वो लोग ये समझते थे कि ला टालिया कौन है, विक्टर इमैनुअल II की वाइफ है। हालांकि वो ला टालिया मतलब इटली को यूनिफाई करने की बात कही गई थी, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ था, ठीक है। तो इसके साथ जो है ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, किस तरीके से इटली यूनिफाई होता है, किस तरीके से जो है ये चीज़ होता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग इन सब कंट्रीज़ के यूनिफिकेशन के बाद जो है
अब जो है हम ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से जो ब्रिटेन जो है ग्रेट ब्रिटेन बना, ठीक है। उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, ये सारे कंट्रीज़ जो है मर्ज होकर के ग्रेट ब्रिटेन कहलाया, ठीक है। तो वो कैसे कहलाया, वो क्या प्रोसेस था, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि जो ब्रिटेन जो था वो पहले क्या था, वहाँ भी मोनार्की सिस्टम था, लेकिन ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद जो वहाँ पे जो रिवॉल्यूशनरीज लोग थे, उनके स्ट्रगल करने के बाद ब्रिटेन जो है मोनार्की से आज़ाद हुआ और ब्रिटेन में जो है पार्लियामेंट सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन अगर देखा जाए, उसके अगल बगल में जो स्कॉटिश लोग रहते थे, जो स्कॉटिश भाषा बोलते थे, आयरिश लोग रहते थे जो आयरिश भाषा बोलते थे, तो ये सब मिला करके जो है ना वो बहुत ज़्यादा एथनिसिटी था वहाँ। एथनिसिटी का मतलब होता है डिफरेंट कल्चर के लोग जो है रह रहे थे, ठीक है, या इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, ये लोग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग। तो ब्रिटिश जो है शुरू से जो है वो डोमिनेट करने का उसका ये रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या था कि उसने पहले क्या किया, अब तो वहाँ पे पार्लियामेंट सिस्टम इस्टेब्लिश हो चुका था, इंग्लिश पार्लियामेंट सिस्टम इस्टेब्लिश हो चुका था मोनार्की से 1688 में टेक ओवर करके, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, सबसे पहले उसने टारगेट किया इसको स्कॉटलैंड वाले को, स्कॉटिश भाषा बोलने वाले को टारगेट किया, जो स्कॉटलैंड वाला एरिया था। वहाँ पे जाने के बाद उसने उसको द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत जो है स्कॉटिश वाले लोगों को जो है बोला कि आप लोग मेरे में मर्ज हो जाओ, आप लोगों को हम जो है हर तरीके फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे और आपको पावर भी देंगे, आपको पार्लियामेंट में आपके जो रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे और आपके कल्चर को भी हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ, वो लोग शामिल तो हो जाते हैं और उस एरिया पे जो है पूरे तरीके से जो है ब्रिटिश वाले लोग कब्जा कर लेते हैं और इंग्लिश को पूरे सुपर इम्पोज कर देते हैं उनके ऊपर, और धीरे धीरे करके जो है पार्लियामेंट के अंदर उनके मेंबर भी घटते चले जाते हैं। तो इस तरीके से पूरे तरीके से स्कॉटलैंड को उसने कब्जा कर लिया एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत। फिर वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने ट्रीटी साइन कर रखा था। फिर उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद बात आती है स्कॉटलैंड के बाद जो है बात आती है, फिर उसके बाद जो है इसी तरीके से जो है ग्रेट ब्रिटेन का स्थापना होता है। अब जो आयरिश वाले लोग थे उस पर कैसे कब्जा करता है, तो आयरिश जो है ना, आयरलैंड में जो है दो तरीके के लोग थे। जैसे कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, इसी तरीके से वहाँ पे बेसिकली कैथोलिक थे और प्रोटेस्टेंट थे। ये दोनों क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले, लेकिन उनका थोड़ा सा बिलीव अलग था। तो उनमें हमेशा जो है ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता था वहाँ पे। तो ब्रिटिश ने क्या किया, जिस तरीके से इंडिया में हिंदू मुस्लिम को लड़ा के उसने राज किया, उसी तरीके से वहाँ पे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स को एक दूसरे के प्रति जो है लड़ा करके राज करना चाहता था। तो वहाँ पे क्या किया उसने, प्रोटेस्टेंट को बोला कि आपको हम सपोर्ट करेंगे, और इसके तहत जो है दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ और अल्टीमेटली जो है इस लड़ाई का फ़ायदा उठाते हुए उसने जो है वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया और 1798 में जो है इसको भी अपने अंडर में ले लिया। वहाँ पर जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें लड़ाई में वॉल्फ टोन जो थे वहाँ पे आयरिश थे, उसको उसने हरा करके जो है अल्टीमेटली जो है आयरलैंड को भी जो है ग्रेट ब्रिटेन में शामिल कर लिया। और इस तरीके से जो है फिर उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन शामिल होने के बाद उसने जो है ब्रिटिश फ्लैग को अपना ग्रेट ब्रिटेन का एक झंडा घोषित कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, इसको इस्टेब्लिश कर लिया, इसको मान्यता प्राप्त करवा दिया, इंग्लिश लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज घोषित करवा लिया। इस तरीके से ग्रेट ब्रिटेन का जो है फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि जिस तरीके से एक नेशन, एक देश, तो वो नेशन और देश का फीलिंग तो जग गया, लोगों के अंदर भक्ति भी आ गया, लेकिन वो क्या चीज़ था जो लोगों को एक नेशन का परसेप्शन दिमाग में बैठा दिया, वो क्या चीज़ था जो लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि नेशन जो है वो देश है, वो माँ है, वो हम लोगों को जननी है, ठीक है। जैसे हम लोग भारत माता कहते हैं, उसी तरीके से वहाँ पे भी जो उस वक्त के जो आर्टिस्ट लोग थे वो लोग एक स्टैचू, देखो स्टैचू तो कोई नेता है, कोई बड़ा जो भी बंदा होता है उसका हम लोग उसके मरने के बाद उसका स्टैचू बना के उसको रिजेंबल करवा देते हैं, लेकिन एक देश जो है जो उसको एक पर्सन से कैसे जो है रिजेंबल कराया जाए, तो उसको कहते हैं एलोगरी। एलोगरी होता है कोई भी फीमेल फिगर को हम जो है एक देश से देश के
को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका इमेज ड्रॉ कर लेते हैं और उस वो इमेज जो है वो देश को रिप्रेजेंट करने लगता है, ठीक है। और उससे लोग लोग जो है और उस इमेज में कुछ इस तरीके की चीज़ों को दिखाते हैं जो उस देश के कल्चर को दिखाता है, यानी कि उस देश के डाइवर्सिटी को दिखाता है, और लोग अपने आप को उससे जोड़ पाते हैं और फिर जो है देश के लिए एक जो मोहब्बत होता है, देश के लिए जो फीलिंग्स जगती है, रोमांटिसिज्म होता है, वो वहाँ से धीरे धीरे करके डेवलप होता है। तो आर्टिस्ट लोग यही किए थे, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में भी हम लोग देखे थे कि फीमेल एलोगरी थी। एलोगरी मतलब जो बताया आपको यही होता है, और जो लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को डिफाइन कर रही थी, ठीक है, कि वहाँ पे आज़ादी होगा, सबको बराबरी का हक मिलेगा, ठीक है। रिपब्लिक होगा यानी कि पब्लिक द्वारा, गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा ही चुनी जाएगी। तो इस तरीके से जो है ब्लाइंडफोल्ड वोमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग ग्लास, अगर कोई एक आंख में पट्टी बांध करके एक वेइंग ग्लास ली हुई है जिसमें तराजू है, तो वो भी एक तरीके से एलोगरी है, ठीक है। तो एलोगरी कुछ नहीं होता है, एक फीमेल फिगर होती है जो कि किसी देश को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान भी देखे थे कि रेड कैप है, ट्राई कलर कॉकेड है, ये सब सारी चीज़ जो किसी ना किसी चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है और नेशनल फीलिंग को या फिर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नेशनल फीलिंग को जगाने में ये सब काम करता है, ये सिंबल होता है जो कि क्योंकि लोग अनपढ़ होते हैं और लोगों को उससे जोड़ना ये आर्टिस्ट का काम होता है। तो आर्टिस्ट अपने इन चीज़ों के माध्यम से जो है लोगों को कनेक्ट कर पाते थे, देश के प्रति मोहब्बत जगा पाते थे। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है, यहाँ पे एक चीज़ और शायद छूट गया है, हाँ, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि मरियन इमेज वेयर मार्क ऑफ द क्वाइंस इंस्टेंट, हाँ, क्रिश्चियन नेम है मैरियन, जो क्रिश्चियन नेम है ये जो है यूनिटी का एक सिंबल है, ठीक है। और ये भी एक फिगर है जो कि यूनिटी का सिंबल। इसी तरीके से जर्मेनिया जो है ये भी एक एलोगरी है जो जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट करता है, और मैरीन जो है वो भी एक नेशन को, फ्रांस को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों आपको ऑब्जेक्टिव हो सकता है, पूछ दे तो याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो लास्ट टॉपिक है वो है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। तो नेशनलिज्म मतलब समझ में आ गया कि नेशनलिज्म क्या होता है, देशभक्ति होता है, मोहब्बत देश के प्रति होता है। तो देखो, जब बल्कान एक रीजन है जो कि 1871 की बात है कि यूरोप में एक जगह है बल्कान रीजन, जो कि वो बल्कान रीजन में अभी प्रेजेंट डे में बहुत सारी कंट्रीज आता है, जैसे बुल्गारिया हो गया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, बोस्निया हो गया, हर्जोनिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, सर्बिया हो गया। ये सारी कंट्रीज प्रेजेंट डे में वो बल्कान रीजन में आते थे। तो बल्कान रीजन जो है ना पहले क्या था, ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत था। ऑटोमन एम्पायर उस पर राज कर रहा होता था, ठीक है। तो जो ऑटोमन एम्पायर उस पर राज कर रहा होता था, चूँकि धीरे धीरे करके नेशनल फीलिंग हर कंट्री को समझ में आ रहा था, जो कि हमारा कल्चर होगा तो हमारा खुद का लैंग्वेज होगा, हम खुद होंगे, उसको उस देश को पे राज करेंगे, कोई बाहरी वाला क्यों हम पे राज करेगा, हमारा कल्चर अलग है तो हम अपने तरीके से चीज़ों को रूल आउट करेंगे। तो ये चीज़ जो लोगों के अंदर जैसे जैसे देशभक्ति, नेशनल फीलिंग जगता चला गया, तो लोग जो है ना ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ खड़े होते चले गए। फिर धीरे करके लोगों के अंदर जो है ना एक वो फीलिंग आने लगा कि हम जो है जो अब एक अपना लोग बाउंड्री डिफाइन करने लग गया कि मेरा ये कल्चर है तो हम इस बाउंड्री में के अंदर रहेंगे, वो उसका कल्चर है वो उस बाउंड्री के अंदर में रहेगा। और इस तरीके से लोग जो ऑटोमन एम्पायर से गेट रीड ऑफ हो रहे थे, यानी कि ऑटोमन एम्पायर से बाहर निकल रहे थे धीरे करके। तो ये जो उथल पुथल का सिचुएशन था बल्कान रीजन में, तो जिससे कि हर एक नया नेशन स्टेट बन रहा था उस दौरान नेशनल फीलिंग जगने की वजह से। तो इसके वजह से क्या हो रहा था ना, जो उस वक्त के जो पावरफुल नेशंस थे जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड हो गया, ये लोग का नज़र उस पर गया। वो लोग देखा कि ये जो अनस्टेबिलिटी जो इस बल्कान रीजन में हुआ है, इसका फ़ायदा उठाते हुए हम लोग क्यों ना इस जो अपना भी कब्ज़ा जमा ले। जैसे कि ब्रिटेन जो चाह रहा था इंडिया में जिस तरीके से राज किया था, इंडिया में जो अनस्टेबिलिटी को देखते हुए वो यहाँ फ़ायदा उठाया। इसी तरीके से जो पावरफुल नेशंस थे जर्मनी, इंग्लैंड, रशिया, ये लोग भी बल्कान रीजन में घुसा और घुसने के बाद जो है वहाँ पर कब्ज़ा करने की नीयत से उसने इंटरप्शन किया, जिसके वजह से ये अल्टीमेटली जो है 1914 में वर्ल्ड वार जैसा सिचुएशन पैदा हो गया, और वर्ल्ड वार हुआ भी इनफैक्ट, ठीक है। तो ये इसको इस तरीके से वर्ल्ड वार का भी एक रीज़न बल्कान रीजन का ब्रेकडाउन था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो अच्छा इंपेरियलिज्म जिसमें टॉपिक में नाम दिया गया, इंपेरियलिज्म मतलब होता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब ये होता है कि कोई भी बाहरी कंट्री जो है अपने मिलिट्री आर्मीज़ को यूज़ करके अपने पावर को डोमिनेट करने के लिए उस पर कब्जा करता चला जाए, इसी को इंपेरियलिज्म कहते हैं। तो यही जो
रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड ये सब थे, ऑस्ट्रो हंगरी, ये लोग जो है अब कब्जा करने के मकसद से इस बाल्कान रीजन में कूद गए और जो है इम्पेरियलिज्म चलाने लगे, यानी कि धीरे धीरे कब्जा करते चले गए, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जो है लोगों को समझ आने लगा कि बाहर के लोग आकर के हम मेरे ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं और मेरे पे डोमिनेट करना चाह रहे हैं। फिर ये लोग जो है एंटी एम्पेरियलिज्म मूवमेंट चलाने लगे, जिसके तहत ये कहा गया है कि वापस से जो है ये जो बाहर के पावर थे जैसे कि ब्रिटेन हो गए, रशिया हो गए, इनको वापस से जो है उस बाल्कान रीजन से गेट आउट करने का एक मुहिम छोड़ा। हर कंट्री ये सोच रहा था, हर कंट्री ये सोच रहा था कि हम जो है हर कंट्री ये सोच रहा था हर कंट्री ये सोच रहा था कि क्यों कोई बाहरी जो है वो मेरे एरिया में घुसे और घुस करके मेरे पे राज करे। हम तो राज खुद से करेंगे, क्यों हम बाहरी वाले को परमिशन दें कि वो मेरे एरिया में आए। तो इसको देखते हुए फिर एंटी एम्पेरियलिज्म मूवमेंट चलता चला गया और फिर धीरे धीरे करके जो है लोग जो है फुल्ली 100% इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो ये टॉपिक था, चैप्टर का लास्ट था। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार गो थ्रू कीजिए, और ये चैप्टर का शॉर्टकट जितना बेहतर से बेहतर हो सकता था एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन था, जो कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत समझ अच्छी से आई होगी बात को। तो मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को फिर दोबारा 1-2 बार पढ़ें और चैप्टर का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ले पाएँ। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर विद द पर्सन हु नीड टू स्टडी दिस चैप्टर। थैंक यू।